अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ और मैं हूं उसामा गयूर अख्तर। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि डेली मेल ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ज़लज़ला ज़दगान के फंड्स में खुर्द-बुर्द से मुतालिक आर्टिकल पर माफ़ी मांग ली है। बरतानवी अखबार का कहना है कि मानते हैं शहबाज शरीफ ने कोई गलत काम नहीं किया। ये भी कबूल करते हैं कि नैब केस में वज़ीर आज़म पाकिस्तान को कभी मूरद इल्ज़ाम नहीं ठहराया गया। बरतानवी अखबार वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर ज़लज़ला ज़दगान के फंड्स में खुर्द बुर्द के इल्ज़ाम से पीछे हट गया। डेली मेल ने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म से माजरत भी कर ली। डेली मेल ने 14 जुलाई 2019 को पाकिस्तान में ज़लज़ला ज़दगान के लिए ब्रिटिश ओवरसीज के फंड्स और DFID ग्रांट में खुर्द बुर्द के हवाले से आर्टिकल लिखा था। अखबार ने वजाहती बयान जारी करते हुए ये तस्लीम किया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया। डेली मेल ने 2019 में शाया होने वाले अपने आर्टिकल में नैब में ज़ेरे तफ्तीश मामले में बरतानवी शहरियों के पैसे के गैर जरूरी इस्तेमाल का खदशा जाहिर किया था। अखबार के वजाहती बयान में कहा गया है कि नैब केस में शहबाज शरीफ को कभी मूरद इल्जाम नहीं ठहराया गया और न ही उन्होंने बरतानवी हुकूमत के पैसे या DFID ग्रांट में खुर्द बुर्द की। शहबाज शरीफ ने डेली मेल के खिलाफ इस आर्टिकल पर लंदन में मुकदमा किया था। जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अपने मौक़िफ़ की तस्दीक पर अल्लाह के सामने सरबसजूद हूँ। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा डेली मेल की माजरत मुखालफिन के मुंह पर तमाचा है। बरतानवी अखबार की तरफ से माफ़ी मांगने के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा इमरान खान और उनके हवारियों ने मेरी किरदार कुशी की। बेबुनियाद इल्ज़ामात से मेरा और मेरे ख़ानदान का मजाक उड़ाया गया। घिनौनी मुहिम में उन्होंने मुल्क की बदनामी की परवाह नहीं की। गलत मालूमात और जाली खबरों की उम्र मुख्तसर होती है। अल्लाह ने गैर मुतसलसल ईमान के यकीन के मुताबिक नताए जाए। गैर मुतसलसल ईमान था क्योंकि सिर्फ वही उनके झूठ को बेनकाब कर सकता है। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने रद्द-ए-अमल में कहा डेली मेल की माजरत मुखालफिन के मुंह पर तमाचा है। अल्लाह ने शहबाज शरीफ को सुरखरू किया है। शहबाज शरीफ पर किसी किस्म की करप्शन साबित नहीं हुई। इमरान खान और शहजाद अकबर ने शरीफ खानदान पर झूठे इल्ज़ामात लगाए। माफ़ी डेली मेल को नहीं, इमरान खान और शहजाद अकबर को मांगनी चाहिए। सिर्फ शहबाज शरीफ नहीं बल्कि पाकिस्तान के अवाम सुरखरू हुए हैं। अब आपको बताएं कि सऊदी अरब एक बार फिर पाकिस्तान की मदद के लिए सामने आ गया है। बजट सपोर्ट के लिए हर मुमकिन माली इमदाद की यकीन दहानी करा दी है। गैर मुल्की जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक सऊदी अरब के वजीर ख़जाना मोहम्मद अल जिदान ने कहा पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद की जाएगी। सऊदी हुकूमत महंगाई के असरात से नबर्द आज़मा इत्तेहादी मुल्कों की मदद करेगी। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब पाकिस्तान के गैर मुल्की ज़खायर की सपोर्ट के लिए रखवाए गए $3 अरब की मदद पहले ही बढ़ा चुका है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने आलमी इदारों को कर्ज की वापसी के लिए सऊदी अरब से मजीद $4.2 अरब की दरख्वास्त की थी। ब्लूमबर्ग के मुताबिक सऊदी अरब तुर्क सेंट्रल बैंक में भी $4 अरब रखेगा। आज़ाद कश्मीर के बल्दियाती इंतखाबात बारे खबर यह है कि बल्दियाती इलेक्शन का तीसरा मरहला मीरपुर डिवीजन में हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ ने मजमूई तौर पर ज्यादा नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर ली है। जिला काउंसिल मीरपुर की 27 नशिस्तों में से 21 पर PTI कामयाब हुई, जबकि नून लीग 3, पीपल्स पार्टी 2 और आज़ाद उम्मीदवार 1 नशिस्त हासिल कर सका। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मीरपुर की 46 में से 23 नशिस्तें PTI ने अपने नाम कर ली। नून लीग को 13 नशिस्तें मिली। आज़ाद उम्मीदवार 9 कामयाब हुए, जबकि पीपल्स पार्टी 1 नशिस्त हासिल कर सकी। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कोटली की 14 नशिस्तों में से 6 पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए। PTI 4, नून लीग 3 और पीपल्स पार्टी 1 नशिस्त हासिल कर सकी। जिला काउंसिल कोटली की 60 नशिस्तों में से 22 पर PTI कामयाब हो गई है। 13 पर नून लीग, 13 पर पीपल्स पार्टी और 3 पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए। जिला काउंसिल भिंबर की 11 नशिस्तों में से 8 पर PTI कामयाब हुई। नून लीग को 2 सीटें मिली। आज़ाद उम्मीदवार ने 1 नशिस्त हासिल की है। अहम सियासी मुलाकात बारे खबरी है कि सदर आरिफ अलवी से वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने 24 घंटों में दूसरी मुलाकात की है। इंतखाबात और सूबाई असम्बलियों की तहलील के मामलात ज़ेरे गौर आए हैं। सदर आरिफ अलवी से वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने ऐवान सदर में मुलाकात की। मुलाकात में आइंदा आम इंतखाबात और सूबाई असम्बलियों की तहलील के मामलात पर गुफ्तगू की गई। सदर आरिफ अलवी से इसहाक डार ने बुध के रोज़ भी मुलाकात की थी, जिसमें असम्बलियों की तहलील, इस्तीफ़ों समेत सियासी और इक़्तिसादी मामलात ज़ेरे गौर आए थे। जबकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं कि सुलेमान शाहबाज की वापसी NRO 2 का हिस्सा है।
नवाज शरीफ और जरदारी कभी नहीं चाहेंगे इलेक्शन हो। परवेज इलाही ने यकीन दहानी कराई है, जब कहूँगा असेंबली तहलील हो जाएगी। फवाद चौधरी बोले, अगर काफ लीग ने हमारे साथ मिलकर इलेक्शन लड़ना है तो असेंबली तहलील करनी होगी। लियाकत अली रिपोर्ट करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की सियासी मसरूफियात। इमरान खान से अटक, जेहलम, चकवाल और सियालकोट के अरकान असम्बली की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की गई। इमरान खान का कहना था कि इलेक्शन कमीशन मुझे नाअहल करने की कोशिश कर रहा है। असम्बलियाँ तहलील होने के बाद हुक्मरानों के लिए इलेक्शन से फरार मुमकिन नहीं। परवेज इलाही ने यकीन दहानी कराई है, जब कहूँगा असम्बली तहलील हो जाएगी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने यूट्यूबर्स और व्लॉगर्स से भी मुलाकात की। इमरान खान का कहना था कि सलमान शहबाज की वापसी NRO 2 का हिस्सा है। अरशद शरीफ के कत्ल की FIR उनकी वालदा की ख्वाहिश पर होनी चाहिए। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने ज़मान पार्क में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पंजाब असम्बली की तहलील पर अरकान की राय है कि फैसले पर फौरी अमल किया जाए। काफ लीग को भी बताया गया कि दिसंबर में ही असम्बली तहलील होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तमाम मेंबरान हैं वो इमरान खान साहब को अपनी ओपिनियन दे रहे हैं कि इस फैसले के ऊपर फौरी अमल किया जाए, और इसलिए हमने हमारे जो इत्तेहादी हैं PMLQ के दोस्त, उनको भी हमने ये कन्वे कर दिया है कि तहरीक इंसाफ ये असम्बलियाँ तहलील करने का इरादा रखती है, और इंशाअल्लाह ताला जो टाइम फ्रेम है वो यही है, यही दिसंबर में ही हमने ये फैसला किया है कि असम्बलियाँ तहलील होंगी हर सूरत में। हमाद अजहर का कहना था कि मईशत बदतरीन दोराहे पर खड़ी हो चुकी है। इतने बुरे हालात कोरोना की वबा जब पाकिस्तान पे आई थी तब भी नहीं हुए थे, जो पिछले 7 माह में हो चुके हैं। जिस रेट पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान डॉलर का अनाउंस कर रही है, ऐलान कर रही है कि ये हमारा एक्सचेंज रेट है, उस रेट पे डॉलर ना इंटर बैंक मार्केट में फराहम है, ना ओपन मार्केट में दस्तयाब है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रहनुमाओं, मोटिवेशनल स्पीकर सारिम हसन और फनकार अमानुल्लाह गाजी ने भी मुलाकात की। मुस्लिम लिकाफ के रहनुमा मोनिस लाही कहते हैं कि पंजाब हुकूमत इमरान खान की अमानत है, वो जब चाहेंगे वापस ले लें। हर मौके पर चेयरमैन PTI का साथ देंगे। वज़ादार लोग हैं, जिसके साथ चलें उसका साथ भी निभाते हैं। मोनिस लाही से साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और PTI रहनुमा आमिर कियानी ने मुलाकात की। मोनिस लाही ने कहा कि इमरान खान कौम के हकीकी लीडर हैं। PDM का जमे गफीर इमरान खान को देखकर कांप रहा है। असेंबलियों से इस्तीफे दिए तो भी पंजाब में अपोजिशन का हुकूमत बनाने का ख्वाब अधूरा ही रहेगा। इमरान इस्माइल का कहना था कि परवेज इलाही और मोनिस लाही काबिल कदर इत्तेहादी हैं, उन पर पूरा एतमाद है। सरबरा PDM मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ आलमी साजिशें जारी हैं। मनसूबाबंदी के तहत मुल्क में सियासी इज़्तिराब पैदा किया जा रहा है। गुजरे 3.5 साल के दौरान मईशत की इमारत जमी बोस कर दी गई। घड़ी चोर शीशे के घर में बैठकर पत्थर ना मारे वरना मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, वो कोयटा में खिताब कर रहे थे। पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रही है, सियासी अदम इस्तेहकाम लाया जा रहा है, मुल्क में सियासी इज़्तिराब पैदा किया जा रहा है, कौम को मुंतशिर किया जा रहा है, इदारों को कमजोर किया जा रहा है, पार्लियामेंट को कमजोर किया जा रहा है। गुज़श्ता 3.5 सालों में पाकिस्तान की मईशत को और मईशत की इमारत को जमीन बोस किया गया। किसने पाकिस्तान की मईशत को IMF के हवाले किया। आज हमें अपने दोस्तों का एतमाद बहाल करना पड़ रहा है। गैर मुस्लिम दुनिया में चीन हमारा करीब तरीन दोस्त, लेकिन हमने पाकिस्तान में उसकी सरमाया जब्त किया और खुद घड़ी चोर और खुद फॉरेन फंडिंग चोर। ज्यादा बातें मत करो और शीशे के घर में बैठकर पत्थर न मारा करो, वरना हमारा एक ईंट वो तुम्हारी पूरी इमारत को जर्रा जर्रा कर देगा। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ मुहिम के तहत PTI की रैलियां जारी हैं। लाहौर के हल्के NA 135 में निकाली गई एहतिजाजी रैली में खिलाड़ियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। आतिफ परवेज रिपोर्ट करेंगे।
چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی ہدایت پر الیکشن کراؤ ملک بچاؤ مہم کے تحت لاہور میں مسلسل دوسرے روز بھی احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ این اے 135 میں نکالی گئی ریلی کی قیادت MNA ملک کرامت کھوکر نے کی۔ ریلی میں کارکنوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ ہاتھوں میں پرچم اٹھائے کھلاڑیوں کا جوش و خروش عروج پر تھا۔ ریلی میں پارٹی ترانے گونجتے رہے۔ NA 135 شادی وال سے نکلنے والی ریلی مختلف علاقوں سے ہوتی ہوئی وابلا ٹاؤن گول چکر پر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی کے روٹس پر ٹریفک کا نظام دھرم بھرم رہا، جس سے شہریوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ ارشد شریف از خود نوٹس کیس کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم پر سینئر صحافی ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات کے لیے نئی خصوصی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے۔ 5 ارکان پر مشتمل ٹیم میں IB، FIA اور ISI سمیت گریڈ 20 کے افسران شامل کیے گئے ہیں۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ 2 ہفتوں میں پیش رفت رپورٹ پیش کی جائے۔ GIT کو تحقیقات میں کوئی رکاوٹ پیش آئے تو عدالت سے رجوع کر سکتی ہے۔ اسلام آباد سے عامر سعید عباسی رپورٹ کریں گے۔ سپریم کورٹ کے حکم پر ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات کے لیے نئی خصوصی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم تشکیل۔ عدالت نے فوری تحقیقات شروع کرنے کا حکم دیتے ہوئے 2 ہفتوں میں پیش رفت رپورٹ طلب کر لی۔ GIT کسی دباؤ میں آئے بغیر تفتیش کرے، کسی رکاوٹ کا سامنا ہو تو فوری درخواست دے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال۔ از خود نوٹس کی سماعت کے موقع پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے خصوصی GIT کی تشکیل کا نوٹیفیکیشن پیش کرتے ہوئے بتایا کہ ٹیم 5 ارکان پر مشتمل ہے، جس میں IB سے DIG ساجد کیانی، FIA سے وقار الدین سید، DIG ہیڈ کوارٹرز اویس احمد، MI سے مرتضی افضال اور ISI سے محمد اسلم شامل ہیں۔ تمام افسران گریڈ 20 کے ہیں۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ GIT ارشد شریف کی والدہ سمیت دیگر کے بیانات قلم بند کرے گی۔ وزارت خارجہ نے جواب میں بتایا کہ قتل کیس کے ملزمان کی پاکستان منتقلی پر غور کیا جا رہا ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ GIT کو تحقیقات میں کوئی رکاوٹ آئے تو عدالت سے رجوع کر سکتی ہے۔ GIT کو فنڈ سمیت کسی بھی چیز کی ضرورت پڑی تو حکومت کو کہیں گے۔ عدالت کے استفسار پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا کہ تفتیش کینیا پولیس کے تعاون کے رحم و کرم پر ہوگی، تاہم تحقیقات جلد مکمل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ عدالت نے ہدایت کی کہ GIT عبوری پیش رفت رپورٹ ججز چیمبر میں پیش کرے، جس پر سماعت کھلی عدالت میں ہوگی۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت جنوری کے پہلے ہفتے تک ملتوی کر دی۔ دوسری جانب اسپیشل GIT کے نوٹیفیکیشن کے مطابق پولیس ہیڈ کوارٹر خصوصی GIT کا سیکریٹریٹ ہوگا، جبکہ SSP انویسٹیگیشن شواہد اکٹھے کرنے میں معاونت کریں گے۔ GIT کو بیرون ملک سفر کے لیے فنڈز بھی فراہم کیے جائیں گے اور ویزوں کے حوالے سے وزارت خارجہ سے معاونت لی جائے گی۔ ضرورت کے مطابق سٹاف بھی دیا جائے گا۔ اور اب مبینہ آڈیو سکینڈل کی بات کرتے ہیں کہ چیئرمین تحریک انصاف کی اہلیہ بشرا بی بی اور زلفی بخاری کے درمیان سابق وزیر اعظم عمران خان کو تحفے میں ملنے والی گھڑیاں بیچنے سے متعلق ٹیلی فونک گفتگو منظر عام پر آ گئی ہے۔ زلفی بخاری نے آڈیو کو مسترد کرتے ہوئے فورنزک آڈٹ کا مطالبہ کر دیا ہے۔ عمر جٹ رپورٹ کریں گے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی اور سابق معاون خصوصی زلفی بخاری کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو منظر عام پر آ گئی۔ مبینہ طور پر سابق خاتون اول اور زلفی بخاری کے درمیان عمران خان کو بطور وزیر اعظم تحفے میں ملنے والی گھڑیاں فروخت کرنے کے حوالے سے بات چیت۔ زلفی بخاری نے آڈیو جعلی قرار دے کر فورنزک کرانے کا مطالبہ کر دیا۔ مبینہ آڈیو میں بشرا بی بی زلفی بخاری سے ان کا حال احوال پوچھ رہی ہیں، جس پر زلفی بخاری نے کہا کہ میں ٹھیک ہوں مرشد، آپ کیسی ہیں؟ اس پر بشرا بی بی نے کہا کہ اللہ کا شکر الحمدللہ۔ خان صاحب کی کچھ گھڑیاں ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ کو بھیج دوں، آپ ان کو کہیں فروخت کر دیں کیونکہ یہ ان کے استعمال میں نہیں ہیں۔ اس پر زلفی بخاری نے کہا کہ جی مرشد، ضرور میں کر دوں گا۔ دوسری جانب زلفی بخاری نے آڈیو یکسر مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ پہلے کہا جا رہا تھا کہ عمر ظہور نامی شخص کو فرا گجر کے ذریعے گھڑیاں بیچی گئیں، ان کو لیگل نوٹس بھیجا تو اب نئی کہانی سامنے آ گئی کہ اصل میں یہ گھڑی میرے ذریعے بیچی گئی۔ میں واضح کر دوں، کوئی گھڑی میں نے نہیں لی، نہ میں نے بیچی ہے۔ زلفی بخاری نے کہا کہ اس طرح کی تو آڈیو کالج کے بچے بھی بنا لیتے ہیں، فوری اس کا فورنزک کرایا جائے، جس کے پیسے میں اپنی جیب سے دینے کو تیار ہوں۔ اب شامل کریں گے نیوز اپڈیٹس۔ آزاد کشمیر میں بلدیاتی الیکشن کا تیسرا مرحلہ، PTI نے ضلع کونسل میرپور کی 27 میں سے 21 سیٹیں جیت لیں، نون لیگ 3 پر کامیاب۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھند چھانے لگی، لاہور ملتان موٹر وے M3 کو فیض پور سے سمندری تک بند کر دیا گیا۔ اور برطانیہ میں تاریخی شدید ترین سردی، برف باری کے باعث فلائٹ شیڈیول متاثر ہونے کا خدشہ، شہریوں کے لیے الرٹ جاری۔
वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि वफाकी काबीना ने रूस से 4.5 लाख मैट्रिक टन गंदम दरामद करने के ECC के फैसले की तौसीक कर दी। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान ट्रांजिट ट्रेड मुआहदे की भी मंजूरी दे दी गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की तलाश के 11 मनसूख लाइसेंस भी बहाल कर दिए गए हैं। जावेद हुसैन रिपोर्ट करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। रूस से 4.5 लाख मैट्रिक टन गंदम दरामद करने के ECC के फैसले की तौसीक। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान ट्रांजिट ट्रेड मुआहदे की भी मंजूरी दे दी गई। ताजिक सदर के दौरा पाकिस्तान के दौरान मुआहदे पर दस्तखत का इम्कान। काबीना इजलास में वजारत मनसूबा बंदी ने सैलाब से 94 अजला में होने वाले नुकसानात से मुतालिक रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब से सूबा सिंध सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि रिपोर्ट की रोशनी में सैलाब मुतासरीन की बहाली के मंसूबे पर जल्द अमल दरामद किया जाए। काबीना ने पेट्रोलियम मसनूआत की तलाश के 11 मनसूख लाइसेंस बहाल करने, वजारत इत्तलात के जरिए मीडिया मुहिम के लिए 2 अरब की सप्लीमेंट्री ग्रांट, आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को 15 अरब रुपए देने और अरकान पार्लियामेंट की स्कीमों के लिए 8 अरब रुपए ग्रांट की भी मंजूरी दे दी। इजलास ने काबीना कमेटी बराए कानून साजी के 1 दिसंबर के फैसलों की तौसीक भी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ज़िला टांक और ज़िला डेरा इस्माइल खान के सैलाब मुतासरीन के लिए रिहायशी यूनिट्स का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब में मुतासरीन को रिहायशी यूनिट्स की चाबियाँ तकसीम की गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि 5 अरब रुपए के फंड्स जमा कर लिए हैं। उन्होंने मुखय्यर हज़रात दोस्त ममालिक से सैलाब मुतासरीन में रिहायशी यूनिट्स की तामीर के लिए मदद की अपील भी की है। हालिया सैलाब ने तबाही मचाई और तकरीबन 20 लाख घर मुकम्मल या जुज़वी तौर पर तबाह हो गए। हुकूमत पाकिस्तान और सूबाई हुकूमतों ने जो माली तावन किया है लाखों घरानों का, वो इंतहाई काबिल तहसीन है। NDM में और इसी तरह सूबों में PDMS ने, सूबाई हुकूमतों ने, सबसे ज़्यादा तबाही हुई सूबाई सिंध में। चीफ मिनिस्टर शाह साहब ने दिन रात एक किया, वहाँ पर उनकी हुकूमत ने। कुद्दूस बदंजो साहब ने, उनकी हुकूमत ने। KP में KPK के वज़ीर आला और डॉक्टर साहब जो चीफ सेक्रेटरी हैं पंजाब की हुकूमत ने भी काम किया। बहुत ही बदतरीन हालात थे। अपने उन तमाम दोस्त ममालिक का और दूसरे ममालिक का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने यहाँ पर सामान पहुँचाया। हमारी अफवाज पाकिस्तान का बहुत इसमें कंट्रीब्यूशन है। वफाकी वजारत ख़जाना ने 70 अरब रुपए मुहैया किए चारों सूबों के लिए। एक जो घर है उसका मॉडल ये है, 2 कमरे हैं, एक टॉयलेट है, छोटा सा किचनेट है। तमाम मुखय्यर हज़रात को उनसे मैं मुल्तमस हूँ कि आएँ आज इस एग्जाम्पल को, इस मिसाल को अपना लें। तो बाखुदा दिनों में हज़ारों घर पूरे पाकिस्तान में तामीर हो जाएंगे। शहर कायद में आने वाली तब्दीली बारे खबर यह है कि साबिक मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर और गवर्नर सिंध के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर सैफुर रहमान को एडमिनिस्ट्रेटर कराची तैनात कर दिया गया है। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध ने मुर्तज़ा वहाब का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया है। मोहम्मद अशद रिपोर्ट करेंगे। सिंध हुकूमत ने MKM का एक और मुतालबा तस्लीम कर लिया। नए एडमिनिस्ट्रेटर कराची का फैसला हो गया। पीपल्स पार्टी क़यादत ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची के लिए मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के तजवीज़ करदा डॉक्टर सैफुर रहमान के नाम की मंजूरी दे दी। सेक्रेटरी बल्दियात ने तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 20 ग्रेड के सैफुर रहमान को एडमिनिस्ट्रेटर कराची तैनात किया गया है। सैफुर रहमान गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी हैं। वो इससे कबल DG कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी और कमिश्नर ज़ोब भी रह चुके हैं। MKM की जानिब से एडमिनिस्ट्रेटर के लिए 3 नाम तजवीज़ किए गए थे, जिनमें साबिक MNA अब्दुल वसीम इफ्तिखार कायम खानी और डॉक्टर सैफुर रहमान शामिल थे। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध ने मुर्तज़ा वहाब को तलब के फैसले से मुतालिक एतमाद में लिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मुर्तज़ा वहाब का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया। वाज़ेह रहे MKM के बेशतर रहनुमाओं ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची का ओहदा लेने के लिए मुखालफत की थी। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी से नए एडमिनिस्ट्रेटर कराची सैफुर रहमान ने गवर्नर हाउस में मुलाकात की। गवर्नर सिंध और कराची के नए एडमिनिस्ट्रेटर की मुलाकात के दौरान कराची को दरपेश मसाइल और उनके हल के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर कामरान टेसोरी ने कहा, कराची की तामीर और तरक्की के लिए मुश्तरका काविशों की ज़रूरत है। आपका तजर्बा शहर के मसाइल हल करने में मददगार होगा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची सैफुर रहमान ने कहा, फ़राइज़ की अदायगी में आपकी रहनुमाई मुआविन साबित होगी। मुआशी आशारियों बारे खबर यह है कि रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट में 167 पॉइंट्स कमी हुई है।
ڈالر کے مقابلے روپے کی قدر میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 50 پیسے اضافے سے 232 روپے پر فروخت، جبکہ انٹر بینک میں ڈالر 21 پیسے اضافے سے 224 روپے 37 پیسے پر بند ہوا۔ جہاں ایک جانب ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے، وہیں دوسری جانب اسٹاک مارکیٹ کے انڈیکس میں گراوٹ دیکھنے میں آ رہی ہے۔ کاروباری دن کے 34 روز پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں حصص فروخت کرنے والوں کا پلڑا بھاری رہا۔ یہی وجہ ہے کہ اختتام پر مارکیٹ 167 پوائنٹس کی کمی کے بعد 100 انڈیکس 41,651 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق بگڑتی ہوئی معاشی صورتحال کے اثرات روپے کی قدر اور اسٹاک مارکیٹ پر نظر آ رہے ہیں۔ حکومت کو ان حالات پر قابو پانے کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں رشوت معاشرتی ناسور کی صورت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ عالمی درجہ بندی میں ملک کا نمبر بھی بے شمار سوالات اٹھا رہا ہے۔ عالمی یوم انسداد بدعنوانی پر لاہور سے سہیل قیصر رپورٹ کریں گے۔ بدعنوانی پر نظر رکھنے والی عالمی تنظیم ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے رواں سال جنوری میں بدعنوانی کے حوالے سے مختلف ممالک کی ایک فہرست جاری کی تھی۔ یہ فہرست ظاہر کر رہی تھی کہ 2021 میں بدعنوانی کے لحاظ سے دنیا کے 180 ممالک میں سے پاکستان کا نمبر 140واں تھا۔ یہ ہے وہ ماحول جس میں ہماری آنے والی نسلیں نشو نما پا رہی ہیں۔ مینز کے اوپر ہمارا کوئی ایمفیسس نہیں ہے، بس آؤٹ کم چاہیے۔ تو یہ انفرادی سطح پر اور سماجی سطح پر جب تک ہم ایک سوشل پریشر قائم نہیں کرتے اگینسٹ ایکسیپٹنس آف انلیگیلٹی، تب تک یہ مسئلہ تقریروں سے اور سیمینار سے حل نہیں ہونے والا۔ معاملہ تب مزید گمبھیر ہو جاتا ہے جب ہماری طرف سے اپنے ملک کو اسلام کا قلعہ بھی قرار دیا جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک اسلامی ملک میں کرپشن کا یہ لیول کیا یہ ظاہر نہیں کرتا کہ ہم صرف گفتار کے غازی ہیں؟ آج تو یہ عالم ہو چکا کہ شاید کسی ایک بھی محکمے کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی کہ جہاں کرپشن کا دور دورہ نہ دکھائی دیتا ہو۔ سے نو ٹو کرپشن ہر درخت کے پتے پر بھی لکھ دیا جائے، لیکن جب تک دل میں احساس نہ ہو کرپشن ختم نہیں ہو سکتی۔ فنکشننگ اوپر سے ساری صحیح ہو رہی ہوتی ہے، لیکن جب وہ چیزیں نیچے آتی ہیں تو وہ نیچے جا کے خراب ہو جاتی ہیں۔ کرپشن ہر جگہ ہوتی ہے، لیکن ہماری عدالتیں کہاں ہیں؟ وہ کیوں نہیں چوروں کو پکڑتی؟ کیوں نہیں سزا دیتی ان لوگوں کو؟ کیوں غریب کا حق مانا جاتا ہے؟ دین کو پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا، اس پر عمل کرنے سے پتہ چلے گا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم اپنی دین کے مطابق چل رہے ہیں۔ دنیا بھر کی طرح آج ہمارے ملک میں بھی عالمی یوم انسداد بدعنوانی منایا جا رہا ہے۔ سیمینارز ہو رہے ہیں اور کرپشن ختم کرنے کے لیے لیکچرز دیے جا رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اب لیکچر سے آگے بڑھ کر عملاً بھی کچھ ہوتا ہوا دکھائی دے۔ ہم نے ریسنٹلی ایک ایپ جو ہے وہ جاری کی ہے جس کا نام ہے رپورٹ کرپشن۔ اس کے علاوہ ہم نے ہیلپ لائن ایک 1350 کو انٹروڈیوس کروایا ہے، واٹس ایپ نمبرز دیے ہیں جس سے ہمارے پاس شکایات میں اضافہ ہوا ہے، اور اس کے علاوہ ہم اینٹی کرپشن کے جو اپنے لوگ ہیں اس میں احتساب پہ بڑا فوکس کر رہے ہیں۔ بظاہر تو یہی نظر آ رہا ہے کہ شاید اب بڑی حد تک ہم نے کرپشن کو ذہنی طور پر قبول کر لیا ہے۔ کھیل کی دنیا سے خبر یہ ہے کہ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان سیریز کا دوسرا ٹیسٹ آج ملتان میں شروع ہوگا۔ قومی کپتان بابر اعظم نے ٹیم میں 2 تبدیلیوں کا عندیہ دیتے ہوئے جیت کا عزم ظاہر کر دیا۔ مہمان بین سٹوکس نے دوبارہ کامیابی پر نظریں جما لی ہیں۔ دونوں سکواڈز نے ٹریننگ سیشنز میں تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان سیریز کا دوسرا ٹیسٹ، دونوں ٹیموں کی تیاریاں تیز۔ سب نے ملتان سٹیڈیم میں جم کر پریکٹس کی۔ کوچنگ سٹاف کی زیر نگرانی بیٹنگ، بالنگ، فیلڈنگ اور فزیکل فٹنس پر توجہ دی۔ خاص طور پر قومی کھلاڑیوں نے خامیاں دور کرنے کی خصوصی مشقیں کی۔ انگلش پلیئرز بھی ٹریننگ سیشن میں ان ایکشن ہوئے۔ قومی کرکٹ ٹیم کو ایک اور جھٹکا لگ گیا۔ فاسٹ بالر نسیم شاہ بھی انجری کا شکار ہو گئے۔ آج ملتان ٹیسٹ میں نمائندگی سے محروم ہونے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق قومی فاسٹ بالر کندھے میں انجری کی وجہ سے ملتان سٹیڈیم میں پریکٹس میں بالنگ نہیں کر پائے۔ میڈیکل پینل کی رپورٹ کے بعد نسیم شاہ کو آج انگلینڈ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میں آرام دیے جانے کا امکان ہے۔ نسیم شاہ سے پہلے حارث رؤف انجری کی وجہ سے سیریز سے باہر ہو چکے ہیں، جس سے قومی ٹیم کی مینجمنٹ مزید مشکلات سے دوچار ہو گئی ہے۔ کھیل سے جڑی ایک خبر یہ ہے کہ نوجوان نسل میں مثبت اور صحت مندانہ سرگرمیوں کو بڑھانے کے لیے گجرانوالہ میں لڑکوں اور لڑکیوں کے جوڈو چیمپئن شپ کے مقابلے ہوئے، جس میں کھلاڑیوں نے اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے۔ فہد بشیر رپورٹ کریں گے۔
गुजरांवाला स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में इंटर डिवीजन पंजाब जूडो चैंपियनशिप के मुकाबलों का इनकाद हुआ, जिसमें पंजाब के मुख्तलिफ डिवीजन से ताल्लुक रखने वाले 15 साल से 24 साल तक की उम्र के 100 से ज्यादा खिलाड़ी लड़कियों और लड़कों ने शिरकत की। इन मुकाबलों को देखने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। हमारे पास 60 डिवीजन की टीम आई है। ये आगे आने वाले कौमी और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जो इवेंट है उसकी तैयारी के लिए हम लोगों ने ये कावश जो है की। जूडो चैंपियनशिप में खिलाड़ी अपने मुखालिफ को चित करने के लिए मुख्तलिफ दावपेच इस्तेमाल करते रहे। खिलाड़ियों ने चुस्ती, फुर्ती और ताकत का भरपूर इस्तेमाल करके अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। हमारी जो गेम है जूडो, वो एक सेल्फ डिफेंस, एक मार्शल आर्ट्स के लिए बहुत अच्छी गेम है और ये तकरीबन स्कूल लेवल्स के ऊपर सबको करानी चाहिए। इस तरह ये इवेंट हो रहा है, इस तरह अगर मजीद इवेंट होंगे ना तो हम लोग मजीद पाकिस्तान के लिए बाहर से भी मेडल ला सकते हैं। मैं सिल्वर हो चुकी और इंशाल्लाह इससे आगे मैं इंशाल्लाह गोल्ड भी होंगी। चैंपियनशिप के एहतमाम पर जीतने वाले खिलाड़ियों को मेडल्स और सर्टिफिकेट दिए गए। जूडो चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए साबित किया है कि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं। अगर इन खिलाड़ियों को सहूलियात फराहम की जाएं तो ये दुनिया भर में इस खेल में पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। कैमरामैन मून आफ्ताब के साथ फाहद बशीर, दुनिया न्यूज़, गुजरांवाला। दुनिया भर में हार्ट अटैक से होने वाली अचानक अमवात में इजाफा हो गया है। माहिरीन ने तर्ज ज़िंदगी तब्दील करने की हिदायत की है। डॉक्टरों का कहना है कि दिल के हजम और पट्ठों में इजाफे, रगों में रुकावट और खून पंप करने वाले अज़ा में खराबी हार्ट अटैक की वजह बन रही है। अगर जिस्म में गैर मामूली अलामात नजर आएँ तो होशियार रहें। सीने या पीठ में दर्द को कभी कमतर न समझें। दिल की बीमारियों से बचने के लिए तनाव और सिगरेट नोशी से गुरेज करें। वर्जिश को ज़िंदगी में लाजमी शामिल करें। रोज़ाना 30 मिनट की चहलकदमी भी दिल के दौरे से महफूज रखने में मुआविन साबित हो सकती है। आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, पोठोहार रीजन और कश्मीर में चंद मकामात पर हल्की बारिश हो सकती है, जबकि पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी की पेशगोई की गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान और शिमाली बलोचिस्तान में रात और सुबह के औकात में मौसम शदीद सर्द रहा। ये सूरत हाल आज भी बरकरार रहेगी। मुल्क में सबसे ज़्यादा सर्दी स्कर्दू में पड़ी, जहां दर्जा हरारत -7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आज मानसहरा, एबटाबाद, चित्राल, दीर और सवात में चंद मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में सुबह और रात के औकात में धुंध पड़ने की पेशगोई की गई है। खबर यह है कि लाहौर में स्मॉग के शदीद हमले का खतरा कम तरीन सतह पर आ गया है। स्मॉग का खतरा कम होने के बावजूद आलूदगी की सूरत हाल में बेहतरी ना सकी। लाहौर का दुनिया का आलूदा तरीन शहर रहना मामूल बन चुका है। सोहेल कैसर रिपोर्ट करेंगे। मामला सिर्फ ट्रैफिक और फैक्ट्रियों के धुएं वगैरह का फिजा में शामिल होने तक महदूद हो तो बात भी आलूदगी तक ही महदूद रहती है। जब पहले से आलूदा फिजा में धुंध शामिल हो जाए तो फिर ये जहरीले केमिकल से मिलकर स्मोक पैदा कर देती है। 2015 के बाद ये शायद पहला मौका है कि रवां साल स्मोक को खुल खेलने का मौका नहीं मिल सका। गुज़श्ता सालों के अदाद शुमार के मुताबिक 15 अक्टूबर से 30 नवंबर तक के दौरान स्मोक की इंतहाई शिद्दत रिकॉर्ड की जाती रही है, लेकिन रवां साल ये अरसा बखैर खूबी गुजर चुका है। अगरचे किसी हद तक स्मोक के इम्कानात अब भी मौजूद हैं। चावल के जो फसल है उसको जलाते हैं तो वो फैक्टर जो है जलाव का और पोल्यूशन का ऐड होता है, तो वो पीरियड तो तकरीबन ख़त्म हो रहा है। अगले 15 से 20 दिन है, तो इसमें से चंद दिन जो है, हफ्ता 10 दिन जो है वो स्मोक हो सकती है। सूरत हाल में बेहतरी की बड़ी वजह ज्यादा बारिशों का बरसना भी रही। इसी दौरान महकमा जाती सतह पर इंसदाद स्मोक कार्रवाइयां भी जारी रहीं। दूसरी तरफ स्मोक का खतरा बड़ी हद तक टल जाने के बावजूद आलूदगी के अफरियत पर काबू नहीं पाया जा सका कि लाहौर में कई एक मौके पर औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 की सतह से भी तजावुज कर चुका है। हमने इस साल यहाँ पे कंट्रोल रूम एस्टेब्लिश कर दिए और नेक्स्ट ईयर हमारी प्लान है कि उससे पहले तमाम इंडस्ट्री ऑनलाइन हमारे कंट्रोल रूम के साथ कनेक्टेड होगा और ऑनलाइन मॉनिटरिंग होगी। उम्मीद रखी जानी चाहिए कि आइंदा सालों के दौरान आलूदगी के हवाले से भी सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। गुज़श्ता सालों की निस्बत इस साल स्मोक की सूरत हाल में बेहतरी यकीनन बहुत सी मनफी खबरों के दौरान एक मुस्बत खबर है, जिसके लिए मुतल्लका इदारों की तहसीन भी की जानी चाहिए। इसके साथ साथ ये उम्मीद भी है कि आने वाले सालों के दौरान सूरत हाल में मज़ीद बेहतरी आएगी। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सोहेल कैसर, दुनिया न्यूज़, लाहौर।
بین الاقوامی منظرنامے سے خبر یہ ہے کہ سعودی عرب اور چین کے درمیان ہائیڈروجن توانائی اور براہ راست سرمایہ کاری سمیت مفاہمت کی متعدد یادداشتیں، معاہدے اور سمجھوتے طے پا گئے ہیں۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے شاہی محل میں چینی صدر کا استقبال کیا۔ دونوں رہنماؤں کی ملاقات میں علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر بات چیت ہوئی۔ اس کے بعد ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور صدر شی جن پنگ نے معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کیے۔ ان معاہدوں میں سعودی عرب کے ویژن 2030 اور چین کے روڈ اینڈ بیلٹ اقدام کے درمیان ہم آہنگی کا منصوبہ، سول، ذاتی امور اور تجارتی شعبوں میں تعاون کا معاہدہ شامل ہے۔ دونوں ممالک نے چینی زبان سکھانے کے لیے تعاون کی یادداشت پر بھی دستخط کیے۔ اس موقع پر چینی صدر کو ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری بھی دی گئی ہے۔